An invigorating morning to all of you. I'm your lifelong friend Vineet, and through this video, we are going to cover the English chapter of NCERT titled Ancient Education System in India. It simply tells that how powerful, how effective we were as a knowledge superpower in the past, and how we shall look into it to make our modern education system equally robust. So stay tuned. So let us read the key points before coming to the introduction part. Did you know that India has been the center of learning since ancient times? How did we come to know about this? So ancient कहते हैं belonging to the very distant past or no longer in existence. जो बहुत पुराना होता है उसको हम ancient कहते हैं. तो क्या आपको पता है इंडिया सेंटर ऑफ लर्निंग था, जहाँ से सब लोग सीख के जाते थे, वो सेंटर था सिंस एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराने ज़माने से. हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? कैसे पता चला हमें? देयर आर इंस्क्रिप्शंस on stones and copper palm leaves records and are scriptures as evidences of the historic origins of learning in India. Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula, textbooks and assessment. तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है इनग्रेविंग, राइट? स्टोन्स के ऊपर इनग्रेविंग्स हैं, कॉपर के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर इनग्रेविंग्स हैं, पाम लीफ के ऊपर रिकॉर्ड्स हैं, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, राइट, जो एविडेंस है, जो कि अप्रूव करता है, राइट, कि हमारा हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ लर्निंग क्या था. ठीक है. सो हिस्टोरिक इज टू डू विथ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री, राइट. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में बहुत सारे हमारे पास प्रूफ्स हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं. टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस. तो आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिलेबस है कि भाई इस पर्टिकुलर क्लास में इतना सारे चैप्टर्स पूरे करने. करिकुला है. करिकुला इज बेसिकली द प्लूरल फॉर्म ऑफ करिकुलम, which simply means the subjects comprising a course of study in a school or college. कि कौन कौन से subjects पढ़ाए जाएंगे, right, एक particular school में या college में. टेक्स्ट बुक्स हैं. असेसमेंट है. असेसमेंट इज evaluation और रेटिंग. जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स क्या हैं? असेसमेंट है. ठीक है. एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस. हैव यू एवर थॉट व्हाट दीज वर लाइक इन द पास्ट? तो कभी आपने सोचा है कि पास्ट में जो हमारे फोर फादर्स थे वो कैसे पढ़ते थे, उनका असेसमेंट कैसे होता था, या पढ़ाई कैसे होती थी? इन दिस फीचर स्टोरी वी विल गिव यू ग्लिम्पसेस ऑफ आवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में, जो फीचर स्टोरी है, उसमें कुछ हम लोगों को ग्लिम्पसेस मिलेंगे, कुछ फ्लीटिंग आइडियाज़ मिलेंगे कि हमारा पुराना जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, हाउ इट वॉज. सो इंट्रोडक्शन इज, you must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि ट्रैवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड कल्चर्स. तो अलग अलग जगहों के लोग जहाँ पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग अलग उनकी कल्चर्स हैं, राइट, वो हमारे इंडिया को विजिट करते थे फ्रॉम अर्ली टाइम्स, दैट इज़ फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराने टाइम से. टू देम इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ वंडर. सो उनके लिए इंडिया एक लैंड ऑफ वंडर था. लैंड ऑफ वंडर कहते हैं अ प्लेस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, मार्वल्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स. सो एक सपनों की दुनिया जैसा था इंडिया. द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलॉसफीज, आर्ट, architecture as well as its educational practices had spread far and wide. तो हमारा जो फेम था, जो हमारा प्रेस्टीज था, जो ऑनर था, राइट, या जो हम फेमस थे इंडिया, किसके लिए था? कल्चर के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, हमारे बहुत सारा हमारा फॉर्च्यून था, हमारे रिलीजन्स के लिए, जो हमारी फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके लिए, आर्ट के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, और साथ में क्या, जो हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे, वो हर जगह दे वर स्प्रेड फार एंड वाइड. फार एंड वाइड कहते हैं ओवर अ लार्ज एरिया, राइट. तो हर जगह ये चीज़ें फैली हुई थी. हमारा जो फेम था, हमारी जो हम जो बहुत फेमस थे, इन चीज़ों की वजह से थे. The education system of ancient times was regarded as a source for the knowledge, traditions and practices that guided and encouraged humanity. तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था एंशियंट टाइम्स का,
ठीक है. इट वॉज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज. तो वो एक बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स था किसके लिए, नॉलेज के लिए, ट्रेडिशंस के लिए, दैट व्हाट शैल बी फॉलोड, प्रैक्टिसेस के लिए, दैट गाइडेड एंड एनकरेज्ड ह्यूमैनिटी. तो वो क्या करता था, गाइड करता था, एनकरेज करता था किसको, ह्यूमैनिटी को. ह्यूमैनिटी के दो मीनिंग्स आ जाते हैं. एक तो होता है ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली, सभी इंसानों को, और एक होता है ह्यूमैनिटी का मतलब काइंडनेस, कंपैशन. We have now come to the salient features of ancient education system. Salient features कहते हैं important characteristics को. From the time of Rig Veda onwards, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. So Rig Veda के time के आगे से, तो Rig Veda is the oldest Veda. There are 4 Vedas, just for your information. Rig Veda, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेदास हैं. तो हमारा जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ. इवॉल्व कहते हैं टू डेवलप ग्रेजुअली, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. उसने होलिस्टिक कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल. तो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम उसने शुरू किया करना, टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड द आउटर सेल्फ. तो अंदर से भी और बाहर से भी, दैट इज आउटवर्ड अपीयरेंस एंड इनवर्ड वेलबींग, दोनों के ऊपर काम किया उसने, दोनों के ऊपर फोकस किया जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है. द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मॉरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. सो इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करना शुरू किया. तो इसी को कहते हैं होलिस्टिक और पेनोरामिक. It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations. So उसने किन किन वैल्यूज़ पे एम्फेसिस किया, स्ट्रेस ले किया. ह्यूमिलिटी कहते हैं मॉडेस्टी को, राइट. ट्रूथफुलनेस, बीइंग ट्रूथफुल. डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस इज सेल्फ डिपेंडेंसी और बीइंग इंडिपेंडेंट. एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, एंड जो भी और क्रिएशंस ऑफ हुम, क्रिएशंस ऑफ गॉड. तो जितने और इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, अदर लिविंग बीइंग्स हैं, दैट इज फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, सबकी रिस्पेक्ट, क्योंकि सारे के सारे किसके क्रिएशंस हैं, गॉड के. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव अप्रोच. कभी आप पढ़ेंगे आगे चल के. इंक्लूसिव अप्रोच इज बेसिकली thinking of other living beings as well other than humans whenever taking a step. तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे एंड बहुत सारा काम चल रहा है पूरी दुनिया में इसके ऊपर, राइट. स्टूडेंट्स वर taught to appreciate the balance between human beings and nature. तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि आप एक अप्रिसिएशन रखिए, राइट, एड्यूलेशन रखिए बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर. So human beings are not the owners of nature. Mother nature है, उसमें balance है तो हम हैं. Only then we are able to survive, strive and thrive. अगर mother nature में imbalance आता है, so it has adverse impact, right? Unfavorable impact on all the living beings, particularly human beings. तो ये भी सिखाया जाता था. Teachings and learning followed the tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling duties towards self, family and society, thus encompassing all aspects of life. तो जो teaching and learning थी वो किस पे based थी? On the principles or beliefs of Vedas and Upanishads. और ये क्या सिखाते थे? Fulfilling duties, carry out duties, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं किसके तरफ? Towards self, खुद के लिए, फैमिली, परिवार के लिए, एंड सोसाइटी, समाज के लिए. थस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. वो कवर करती थी. एनकम्पास कहते हैं कवर करने को और एनक्लोज करने को. जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसको कवर करता था. एजुकेशन सिस्टम focused both on learning and physical development. So as we always say, a healthy body has a sound mind. तो जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था हमारा, वो फोकस करता था कि हमारी लर्निंग भी हो, दैट इज हमारा मेंटल ग्रोथ हो, साथ में फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, हम लोग स्ट्रांग भी बने फिजिकली भी. इन अदर वर्ड्स द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्थी माइंड एंड हेल्थी बॉडी. तो जो एम्फेसिस था, जो स्ट्रेस था, जो फोकस था, वो हेल्थी माइंड पे भी था, हेल्थी बॉडी पे भी था.
You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life. तो अगर आप देखेंगे जो हमारा एजुकेशन इन इंडिया है, इट हैज़ अ लेगेसी. लेगेसी मीन्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. Of being pragmatic is practical, right? Achievable, practical in terms of which can be applied to our daily lives. It's not only theoretical. Achievable, which can be achieved, which is feasible, which is doable, and complementary to life. Complementary कहते हैं supporting को. Coming to the sources of education, the ancient system of education was the education of the Vedas, Brahmanas, Upanishads and Dharam Sutras. तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था? वेदास पढ़ाए जाते थे, ब्राह्मणास पढ़ाए जाते थे, उपनिषद्स पढ़ाए जाते थे, धर्म सूत्रास पढ़ाए जाते थे. एंड ये सारा का सारा क्या कवर करता था? हाउ टू लीड अ ब्यूटिफुल लाइफ, अ मीनिंगफुल लाइफ, अ लाइफ फिल्ड विथ पर्पस, राइट, गाइडेड बाय अ पर्पस. So we are carrying out all our duties while being on the spiritual path. तो बहुत खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम था हमारा. And it used to influence everyone far and wide in all the countries. So we were actually a knowledge superpower in true respect and in all respects in fact. You must have heard the names of Aryabhatta, Panini, Katyayana and Patanjali. तो आपने नाम सुने होंगे आर्यभट्ट का, पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का. नहीं भी अगर सुना है, प्लीज रीड अबाउट देम. दे वर द विजनरीज हु गेव द राइट डायरेक्शन to the entire education system in India, the concept of learning in India, right? Their writings and the medical treatises of Charaka and Sushruta were also some of the sources of learning. तो medical treatises कहते हैं basically in-depth writings about a specific subject, उसको treatises कहते हैं. तो medical medicines के बारे में भी जो चरका हैं एंड सुश्रुता हैं, उनकी जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं वो आज भी गाइड करते हैं जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सर्जन्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी. एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दे वर ऑल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग. Distinction was also drawn between Shastras, learned disciplines, and Kavyas, imaginative and creative literature. So डिस्टिंक्शन कहते हैं डिफरेंस को. तो डिफरेंस ड्रॉ किया गया बिटवीन शास्त्रास जो लर्न डिसिप्लिन्स हैं. डिसिप्लिन्स कहते हैं ब्रांच ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी और ब्रांच ऑफ नॉलेज को. एंड काव्याज, काव्याज इज पोइट्री, राइट, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर. तो इन हिंदी वी से जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. So where रवि कहते हैं सन को. So where the sun rays cannot reach, the imagination of a poet reaches. So इन दोनों के बीच में भी, that is शास्त्रास के और काव्यास के बीच में भी एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया, right? Sources of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, अन्विक्षिकी, मीमांसा, शिल्पशास्त्र, अर्थशास्त्र, वर्ता. तो और भी कई सोर्सेज से लर्निंग को लिया गया फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स. एंड डिसिप्लिन्स जैसा मैंने बोला द फील्ड ऑफ स्टडी और ब्रांच ऑफ नॉलेज. इतिहास से लिया गया हिस्ट्री, अन्विक्षिकी लॉजिक, मीमांसा इंटरप्रिटेशन, शिल्पशास्त्र आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र पॉलिटी, वर्ता इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या. धनुर्विद्या इज आर्चरी. Physical education too was an important curricular area and pupils participated in क्रीड़ा. तो फिजिकल एजुकेशन भी जो था वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया था ऑफ लर्निंग. एंड जो प्यूपिल्स हैं, लर्नर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते थे क्रीड़ा में. क्रीड़ा मतलब गेम्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में. व्यायाम प्रकारा दैट इज एक्सरसाइजेज. धनुर्विद्या आर्चरी फॉर एक्वायरिंग martial skills. Martial मतलब simply like a warrior, right? And योग साधना, training the mind and body among others. तो ये सारा इन सब चीज़ों पे भी emphasis था. It wasn't only about learning in the classroom. No, it was about physical development as well, right? The gurus and their pupils worked conscientiously together to become proficient in all aspects of learning. So जो गुरुज थे उनके और जो उनके शिष्य थे, डिसाइपल्स थे, प्यूपिल्स थे, लर्नर्स थे,
राइट, या उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वर्क कॉन्शियसली किया साथ में, ठीक है। कॉन्शियसली कहते हैं इन अ वे दैट इज मोटिवेटेड बाय वंस मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड दे वर्क टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। तो चाहे वो शास्त्र में हो, चाहे वो काव्य में हो, चाहे वो इतिहास में हो, चाहे वो अनविक्सिकी में हो, मीमांसा में हो, अर्थशास्त्र में हो, वर्ता में हो, धनुर्विद्या में हो, सब साथ में वो सीखते थे। At the same time, I'm just going to highlight upon the visual mapping of the various disciplines encompassed in the Vedas. So I'm just going to provide you some glimpse of it. So first one is phonetics. Phonetics is the study and classification of speech sounds. Metrics is to do with in poetry, it is study of meters. कभी meters के बारे में आप पढ़िएगा, right? Etymology. Etymology is the study of the origin, history and evolution of words. Ritual is a religious ceremony consisting of a series of actions performed according to a prescribed order. Astronomy, it is the study of the universe. तो ये सारे के सारे aspects included थे वेदास में, जिसको पढ़ाया जाता था to the pupils, to the learners. Coming to the next paragraph, in order to assess pupils' learning, Shastrath learned debates were organized. So अभी हम क्या करते हैं, हम कैसे असेस करते हैं लर्नर्स की स्किल्स को या नॉलेज को। लर्नर्स कौन है? स्टूडेंट्स हैं, राइट। उनको कैसे करते हैं हम? एग्जाम में एग्जाम देते हैं, यूनिट टेस्ट होता है, पीरियोडिक असेसमेंट होता है, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस टाइम पे क्या होता था? शास्त्रार्थ होते थे, लर्नड डिबेट्स, स्कॉलरली डिबेट्स होते थे। डिबेट्स हमको पता है, somebody says for it, somebody says against it, they put their arguments and counter arguments, right? तो वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। Pupils at an advanced stage of learning guided younger pupils. और उस टाइम पे क्या था? मेंटोर मेंटी एक रिलेशनशिप भी था। जो एडवांस्ड मतलब जो बड़े जो अडल्ट्स थे लर्नर्स, वो अपने छोटे लर्नर्स को ग्रूम करते थे, नर्चर करते थे। There also existed the system of peer learning, like you have groups, peer work. तो उस टाइम पे एक सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था peer learning का, राइट। peer मतलब a person of the same age, status or ability as another specified person, जो हमारे बराबर का है। वो एज में हो सकता है, क्लास में हो सकता है, लर्निंग में हो सकता है। सो वो सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, which was known as peer learning. Coming to the next heading, that is ancient education system in India, a way of life. In ancient India, both formal and informal ways of education system existed. So दोनों forms of education था। Formal, that is you are going to a particular school, gurukul, and informal हम अपने नेचर से सीखते हैं, अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। दोनों एग्जिस्ट करता था। इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम, इन टेम्पल्स, पाठशालास, टोल्स, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स, राइट। तो इन सारी जगहों पे लर्निंग इम्पार्ट की जाती थी। इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस कहते हैं डोमेस्टिक को, राइट। तो कहाँ कहाँ पे? होम में, घर पे, टेम्पल्स में, श्राइन्स में, पाठशालाज में, टोल्स में, चतुष्पदीज में एंड गुरुकुल्स में। यहाँ पे हर जगह पे जो डोमेस्टिक एजुकेशन है वो इम्पार्ट की जाती थी। इम्पार्ट करने का मतलब पास ऑन और टू गिव, राइट। There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. तो ऐसे लोग थे घरों में, विलेजेस में, गाँव में, मंदिरों में, जो गाइड करते थे छोटे बच्चों को इन इम्बाइबिंग मतलब अब्जॉर्बिंग पायस वेज ऑफ लाइफ। पायस कहते हैं रिलीजियस और डिवोटेड, उन वेज को इम्बाइब करने में, अब्जॉर्ब करने में उनको हेल्प करते थे, उनको गाइड करते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टुक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ अ एंशिएंट सिस्टम। तो जो हमारे मंदिर थे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भगवान की पूजा वहाँ पे करके आ जाते थे, नो। In the ancient times, in the early times, they were centers of learning.
वहाँ पे लर्निंग बहुत होती थी। एंड जो टेम्पल्स के जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो प्रमोटर्स थे, जो वहाँ पे पुजारी लोग थे, दे यूज टू टेक इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ नॉलेज, राइट, ऑफ आर एंशियंट सिस्टम। तो वो जो हमारी नॉलेज है उसको भी प्रमोट करते थे वहाँ पे। Students went to viharas and universities for higher knowledge. Teaching was largely oral, and students remembered and meditated upon what was taught in the class. तो students जाते थे विहाराज में जाते थे, राइट, दैट इज अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है, वहाँ जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। एंड टीचिंग वॉज लार्जली ओरल, ओरल कहते हैं वर्बल को, सिर्फ बोल के होती थी, बहुत ज़्यादा लिख के नहीं होती थी। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड, स्टूडेंट्स को मेमोराइज करना पड़ता था। एंड मेडिटेटेड अपॉन को कहते हैं टू थिंक डीपली एंड केयरफुली। तो इंटरप्रिटेशन भी, कि सिखाया जा रहा है वो ठीक है, बट वॉट आर वी लर्निंग आउट ऑफ इट, वॉट इज इट्स इंटरप्रिटेशन, वॉट इज इम्प्लाइंग और इट्स इम्प्लीकेशन, और वॉट इज़ द इन्फरेंस। बहुत कुछ सीखा जाता था और उसके ऊपर बहुत डीपली थिंक करते थे स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुली थिंक करते थे व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, जो उस क्लास में सिखाया जाता था उसके ऊपर बहुत डीपली एंड केयरफुली मेडिटेट करते थे। दे यूज्ड टू थिंक अबाउट इट। गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। सो जो गुरुकुल्स थे पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स में, उनको आश्रम भी कहा जाता था। दे वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। रेजिडेंशियल कहते हैं दैट प्रोवाइड एकोमोडेशन। जैसे हमारे आज की डेट में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हॉस्टल्स हैं, उस टाइम पे गुरुकुल्स थे, आश्रम थे। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस। सो बहुत सारे गुरुकुल्स के नाम सेंट्स के नाम पे थे, साधु के नाम पे थे, ऋषियों के नाम पे थे। Situated in forests, in serene and peaceful surroundings, hundreds of students used to learn together in gurukuls. So जो गुरुकुल थे ये फॉरेस्ट्स में थे, जंगलों में थे। इन सेरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग्स, सेरीन कहते हैं काम पीसफुल सराउंडिंग्स को, अब काम एंड पीसफुल को, तो वहाँ पे काम एंड पीसफुल सराउंडिंग्स थी विथ नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल्स। सो बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में। विमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो फीमेल्स थी उनके पास भी एक्सेस था एंड अपॉर्चुनिटीज थी टू गेट टू बिकम लर्नेड एंड टू गेट thoroughly educated. Among the prominent women Vedic scholars, we find references to Maitreyi, Viswambhara, Apala, Gargi and Lopamudra, to name a few. तो जो प्रोमिनेंट, जो फेमस थी, जो विमेन वैदिक स्कॉलर्स थी, वैदिक स्कॉलर्स मतलब दे वर लर्नेड पीपल इन वेदास, दे वर लर्नेड फीमेल्स इन वेदास, दे वर प्रोफिशिएंट एंड स्किल्ड इन वेदास। तो उसमें कुछ नाम आते हैं, मैत्रेयी, विश्वाम्भरा, अपाला, गार्गी एंड लोपमुद्रा. During that period, the gurus and their shishyas lived together, helping each other in day-to-day life. तो अब उस टाइम पे जब ये गुरुकुल्स थे, आश्रम थे, तो गुरु जो थे और शिष्य जो थे वो साथ में रहते थे, and they used to help each other in their daily lives. The main objective was to have complete learning, leading a disciplined life and realizing one's inner potential. तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या था साथ में रहने का? कि कंप्लीट लर्निंग मिले, एक डिसिप्लिन लाइफ हो, राइट, एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल, और हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है, राइट, या कितनी हमारी एबिलिटी है, वो भी पहचानने के लिए. स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर टिल दे अचीव्ड देयर गोल्स. सो ऐसा नहीं था कि जैसे हॉस्टल में छुट्टी हो गई वो घर चले गए, ऐसा नहीं होता था. दे यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम देयर होम्स फॉर ईयर्स टुगेदर. बहुत सालों तक घर से दूर रहते थे, नेवर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक until and unless they have achieved their goals. तो वो जो सीखने आए हैं वो जब तक सीख नहीं लेते थे, they never used to go back home. They were not permitted to go back home. The Gurukul was also the place where the relationship of the guru and the shishya strengthened with time. तो वो एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पे जो गुरु थे और जो उनके शिष्य थे, उनका जो बॉन्डिंग था, उनका जो रिलेशनशिप था, वो स्ट्रेंथन होता था, वो और ज़्यादा मजबूत होता था विद पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ.
While pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimensions of the discipline but also on enriching inner dimensions of the personality. तो जो शिष्य रह रहे होते थे, जो अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे होते थे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में, लाइक हिस्ट्री, इतिहास, आर्ट ऑफ डिबेट, लॉ, मेडिसिन, इन सब में, तो एम्फेसिस कहाँ पे था, स्ट्रेस कहाँ पे था, स्पेशल इंपॉर्टेंस किस चीज़ को दी जाती थी? नॉट ओनली टू द आउटर डिमेंशंस ऑफ द डिसिप्लिन कि जो बाहर का जो मतलब ब्रांच ऑफ नॉलेज है सिर्फ उसका सुपरफिशियल नॉलेज नहीं लेना है, बट ऑल्सो ऑन एनरिचिंग इनर डिमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटी. बट एनरिचिंग मतलब इम्प्रूविंग जो हमारे इनर डिमेंशंस हैं, राइट, हमारे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी पर्सनैलिटी के, उसको भी इम्प्रूव करने पे काम होता था. Part 2 is, in part 1 you have read about the ancient education system in ashrams, gurukuls and the way of life in them. This system continued to flourish का मतलब होता है to grow, to thrive during the time of the Buddha and the subsequent periods. तो जब बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा, and subsequent periods मतलब following periods, उसके बाद के टाइम पे भी. Many monasteries, viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period. तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ जो हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ जिनको हम विहारास भी कहते हैं, वो भी उनको बिल्ड किया गया, सेटअप किया गया नन्स के लिए, मंक्स के लिए, टू मेडिटेट, राइट, डिबेट एंड डिस्कस विद द लर्नेड फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्वेस्ट होता है परस्यूट और सर्च, तो वो मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ, इन ऑर्डर टू सर्च फॉर द नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड. Around these viharas, other educational centers of higher learning developed, which attracted. तो इन्हीं विहारास के आसपास में और भी एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग गॉट डेवलप्ड, और ज़्यादा एडवांस्ड लर्निंग डेवलप हो गया, जिसने अट्रैक्ट किया कहाँ, किसको? स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज़. तो जो हमारे जो बच्चे पढ़ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे थे, जो हमारे मंक्स थे, नन्स थे, वो तो थे ही, मगर और सेंटर्स वहाँ पे बन गए दैट अट्रैक्टेड, दैट ड्रू अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज. डिस्टेंट कहते हैं फार अवे. Before we move to the other pages, let us complete the comprehension check. The first question under it is, why were travelers attracted towards India? So जो travelers थे वो क्यों, why their attention was drawn towards India? That's the question. Travelers were attracted towards India as the fame of Indian culture, wealth, religions, philosophies, art, architecture, as well as its educational practices had spread far and wide. तो जो ट्रैवलर्स थे वो इसलिए अट्रैक्टेड थे बिकॉज जो इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन्स, फिलॉसफीज, आर्ट, आर्किटेक्चर और जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक, ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर आई मीन इवन इन डिस्टेंट कंट्रीज एज वेल, फार अवे कंट्रीज एज वेल. क्वेश्चन 2 इज, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम? सो क्या सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में? In ancient education system, the sources of learning were drawn from various disciplines such as Itihas, history, Anviksiki, logic, Mimamsa, interpretation, Shilpa Shastra, architecture, Arthashastra, polity, and Varta is agriculture, trade, commerce, animal husbandry, and Dhanurvidya, archery. The writings of Aryabhatta, Panini, Katyayana, and Patanjali, and the medical treatises of Charaka and Sushruta also served as the sources of learning. तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, राइट, जो लर्न डिसिप्लिन्स थे और बाकी जो राइटिंग्स थी इतने बड़े विजनरीज की, इंक्लूडिंग आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, चरका एंड सुश्रुता, इन सब की जो राइटिंग्स थी ऑन वेरियस disciplines, right, or in various fields of study or branches of knowledge, they acted as the source of learning in the ancient education system.
Coming to question 3, what were the features of education system in ancient India? So क्या major characteristics क्या थे education system के ancient India में? Education system in ancient India focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life. It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance and respect for all creations. It focused both on learning and physical development. In other words, the emphasis was on healthy mind and healthy body. We have already discussed it. So now we are jumping to question 4. What was the role of Guru in pupils' lives? तो गुरु का क्या रोल था जो शिष्य थे उनकी लाइफ में? The role of Guru in pupils' lives was to provide complete learning, help them lead a disciplined life and make them realize their inner potential. So these were the roles gurus used to play in the lives of the pupils in ancient India and ancient education system in Gurukuls. The next heading is Viharas and universities. The Jataka tales accounts given by Zhuang Zhang and Ai Qing, Chinese scholars, as well as other sources tell us that kings and society took active interest in promoting education. तो जो जातका टेल्स हैं, स्टोरीज हैं जातका की, अकाउंट्स गिवन बाय जुआंग जैंग एंड आई क्विंग, और जो रेफरेंसेस हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं गिवन बाय जुआन जैंग एंड आई क्विंग, जो चाइनीज़ स्कॉलर्स थे, चाइनीज़ लर्नेड मैन थे, और बाकी कई सोर्सेज से पता चलता है जो किंग्स पास्ट में थे और जो हमारा समाज था, दे टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग एजुकेशन. उन्होंने बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लिया, बहुत सारे मेजर्स लिए, स्टेप्स लिए इन प्रमोटिंग एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स. एज अ रिजल्ट मेनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, बहुत सारे फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू बीइंग, मीन्स दे गॉट क्रिएटेड, बीइंग क्रिएटेड. Among the most notable universities that evolved during this period were situated at Takshashila, Nalanda, Valabhi, Vikramshila, Odantapuri and Jagadadala. तो जो मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नोटेबल मतलब इम्पॉर्टेंट, राइट, वो कहाँ पे इवॉल्व हुई, कहाँ पे डेवलप हुई ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड? ये थी तक्षशिला में, नालंदा में, वालाभी में, विक्रमशिला में, ओदांतपुरी में एंड जगददाला में. These universities developed in connection with the viharas. तो जो विहाराज थे, विहाराज मतलब जो places where monks and nuns stay, उनके कनेक्शन में ये सारी यूनिवर्सिटी डेवलप हुई. Those at Banaras, Navadip and Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life in the places where they were situated. तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ बनी, दैट इज़ तक्षशिला, नालंदा, वालाभी एंड अदर्स, वो कनेक्शन में किसके बनी? विहारास के. दैट इज़ द प्लेसेस वेयर मंक्स एंड नन्स स्टे. मगर जो यूनिवर्सिटीज़ बनी बनारस में, जिसको हम अब वाराणसी कहते हैं, नवद्वीप में, कांची में, दे डेवलप्ड इन कनेक्शन विद टेम्पल्स, जो हिंदू टेम्पल्स हैं, एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ. तो जो जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए वो सेंटर बन गया. कहाँ पे? जिन प्लेसेस पे ये सिचुएटेड थी, जिन प्लेसेस पे ये लोकेटेड थी. These institutions catered to the needs of advanced level students. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions and debates with renowned scholars. तो अब ये जो institutions बने, जो universities बनी, they catered to, cater का मतलब सर्व करना, to the needs of advanced level students. तो जिन students ने एक level अचीव कर लिया है, बट नाउ दे वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, हायर अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ नॉलेज, उनके लिए बहुत बड़े सेंटर्स बन गई है. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions. तो इन बच्चों ने, ये बच्चे जो थे, स्कॉलर्स जो थे, वो ज्वाइन करते थे इन सेंटर्स को ऑफ हायर लर्निंग, मतलब इन डेप्थ नॉलेज के लिए, एंड डेवलप देयर नॉलेज. उन्होंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया बाय म्यूचुअल डिस्कशंस एंड डिबेट्स विद रिनाउंड स्कॉलर्स. म्यूचुअल डिस्कशंस एंड डिबेट्स हो गया कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, साथ में मिलके कि मैं इस बारे में ये सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, और किनके साथ? विद रिनाउंड स्कॉलर्स. रिनाउंड मतलब फेमस लर्नेड पीपल.
Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views. तो ऐसा सिर्फ यही नहीं था, और क्या था कि ओकेजनल समनिंग होता था बाय अ किंग. ओकेजनल मतलब पीरियोडिक, समटाइम्स. समनिंग मतलब कॉलिंग, बुलाता था कौन? किंग बुलाता था एक गैदरिंग को, in which scholars of the countries of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views. तो उस कंट्री में जितने भी और विहारास थे, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या ननरीज थी, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके स्कॉलर्स जो लर्नेड लोग थे वो आते थे, मिलते थे, डिबेट करते थे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड दे यूज टू एक्सचेंज देयर व्यूज़. एक दूसरे का व्यूज़ को एक्सचेंज करते थे. दैट व्हाट दे थिंक ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और डिफरेंट फील्ड्स, राइट? In this section, we will give you glimpses of two universities of the ancient period. तो इस particular section में जो next section है उसमें हमें थोड़ा सा fleeting glimpses मिलेंगी दो universities की of the ancient times. These universities were considered among the best centers of learning in the world. तो इन universities को, varsities को best centers of learning माना जाता है. इनफैक्ट माना जाता था, अब तो नहीं. नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड. दीज हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड हेरिटेज साइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो इनको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है यूनेस्को ने, राइट? फर्स्ट वन इज तक्षशिला और तक्षशिला. In ancient times, तक्षशिला was a noted center of learning. So पुराने टाइम पे तक्षशिला जो था वो noted मतलब बहुत important center था learning के लिए, including religious teachings of Buddhism. तो even जो religion के बारे में, जो Buddhism का religion है, उसकी teachings, उसकी preachings के बारे में भी, for several centuries, बहुत सारी centuries के लिए. It continued to attract students from around the world until its destruction in the 5th century CE. तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता रहा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. कब तक? टिल अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मतलब टिल द टाइम इट गॉट डिस्ट्रॉयड इन द 5th century CE. CE कहते हैं, AD को भी कह सकते हैं या कॉमन एरा कहते हैं. It was known for its higher education and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and the 18 Silpas or arts. So तक्षशिला जब तक destroy नहीं किया गया in 5th century CE, तब तक it was a center of higher learning, advanced learning के लिए था. एंड जो करिकुलम था, जो स्टडीज़ थी, जो डिसिप्लिन्स थे, वो क्या क्या कंप्राइज करते थे? कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स लाइक वेदास, उपनिषद्स, धर्म सूत्रास एंड अदर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री साइंस एंड द 18 शिल्पास और आर्ट्स. तक्षशिला became famous as a place of learning due to its teachers' expertise. सो कोई भी एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट कब फेमस होता है? जब उसके टीचर्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं. एंड तक्षशिला वॉज वन ऑफ दोज, राइट, इन एंशिएंट टाइम्स. अमंग इट्स नोटेड प्यूपिल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन. तो अगर देखा जाए तो उसके प्यूपिल्स थे, जो उसके एलुमिनाई थे या उसके जो स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक नोटेड स्टूडेंट कौन सा था? नोटेड मतलब इंपॉर्टेंट, राइट? लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन. लेजेंडरी मतलब फेमस, राइट? और इस इंडियन ग्रामेरियन जो व्याकरण का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बना, उनका नाम था पाणिनि. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी. तो उन्होंने, वो एक्सपर्ट थे लैंग्वेज में, राइट, भाषा में और व्याकरण में, ग्रामर में. उन्होंने एक बहुत अमेजिंग सी बुक लिखी विच इज़ मैग्नम ओपस, मतलब मास्टर पीस है, विच इज़ कॉल्ड एज अष्टाध्यायी. Jivaka, one of the most renowned physicians in ancient India, and Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both studied here. तो पाणिनि के अलावा जीविका, one of the most renowned physicians, मतलब medical practitioner, one of the most famous ones in ancient India. और चाणक्य, चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का एक दूसरा नाम कौटिल्य भी है.
अ स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट. अ स्किल्ड एक्सपोनेंट कहते हैं एडवोकेट को या सपोर्टर को. ऑफ स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट कहते हैं द स्किल ऑफ गवर्निंग अ कंट्री, हाउ टू लीड अ कंट्री. ये दोनों जो लोग थे, जीविका एंड चाणक्य, वो भी यहीं पे पढ़े. कहाँ पे? तक्षशिला में. Students came to Takshashila from Kashi, Kosala, Magad and also from other countries in spite of the long and arduous journey they had to undertake. तो स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आते थे, फार एंड वाइड से आते थे, काशी से, कोसला से, मगध से और दूसरी कंट्रीज से भी. Though I mean the modes of transport were limited and most of the distances they had to cover was on foot, फिर भी आते थे undertaking or taking up or shouldering the long and arduous journey. Arduous कहते हैं difficult journey to reach Takshashila. Takshashila was an ancient Indian city which is now in northwestern Pakistan. तो पहले तो when it was undivided India का पार्ट था. Now it is in northwestern Pakistan. It is an important archaeological site and the UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980. तो बहुत important archaeological site है. Archaeological means related to archaeology. Archaeology कहते हैं study of humans, right, or history through the remains, through the ruins. जो भी बचा हुआ है उसकी स्टडी के थ्रू उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980. Its fame rested on the university where Chanakya is said to have composed his अर्थशास्त्र. तो इसका जो फेम है, ये सिटी क्यों फेमस है? इसकी यूनिवर्सिटी की वजह से, जहाँ पे चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने कंपोज किया, उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र. कभी आप अर्थशास्त्र पढ़ें सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही, राइट. अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की, सो ही वाज द मेन लीड जिसने मौर्यन एम्पायर को मौर्यन एम्पायर बनाया. कभी पढ़िएगा, इट्स वेरी फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली इंस्पायरिंग. Archaeologist Alexander Cunningham discovered its ruins in the mid-19th century. So जो archaeologist थे Alexander Cunningham, उन्होंने डिस्कवर किया इनके रिमेन्स को. किसके रिमेन्स को? तक्षशिला के रिमेन्स को in the mid-19th century में. Role of the teacher is the next heading. Teachers had complete autonomy in all aspects from selection of students to designing their syllabi. सो टीचर्स जो थे उस टाइम पे, उनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी थी. ऑटोनॉमी मीन्स द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं थी. इन ऑल एस्पेक्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कि किसको मुझे लेना है, किसको अपना स्टूडेंट बनाना है, किसको नहीं बनाना है, टू डिज़ाइनिंग देयर सिलेबाई, और मैं क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, approaches, everything was completely on the discretion of the teachers. When the teacher was satisfied with the performance of the students, the course concluded. अब ऐसा नहीं था कि हम क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, हमने इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, एग्जाम हो गया, खत्म हो गया, वी गॉट प्रमोटेड टू क्लास 9 और वी फेल्ड, व्हाटएवर. वहाँ पे क्या था, जब तक टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता था परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट से, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से, कि ये अच्छा कर रहा है, तब तक वो उसको छोड़ता नहीं था. और कोर्स कब एंड होता था? कंक्लूडेड मतलब कमिंग टू एन एंड. कब एंड होता था कोर्स? व्हेन द टीचर वाज सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. जो उसका डिजायर्ड लेवल था कि अब ये स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हेन द कोर्स यूज्ड टू कम टू एन एंड. He would admit as many students as he liked and taught what the students were keen to learn. So जो टीचर्स थे वो कितने भी स्टूडेंट्स को ले सकते थे, एडमिट कर सकते थे, एनरोल कर सकते थे अपनी क्लास में, एंड टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न. और वो पढ़ाते थे जो जिसके लिए उनके स्टूडेंट्स कीन थे सीखने के लिए. कीन मतलब ईगर और डिज़ायरस. तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फिक्स्ड और रिजिड सिलेबस नहीं था, करिकुलम नहीं था कि यही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना है. व्हाटएवर द स्टूडेंट्स वांटेड टू लर्न, द टीचर्स यूज्ड टू टीच देम. और जितने स्टूडेंट्स को वो चाहते थे अपनी क्लास में वो रख सकते थे. Debate and discussions were the primary methods of teaching. So जो debates थे, discussions थे on different topics, they were the primary methods of teaching, right? Primary मतलब key methods or main methods. Teachers were assisted by their advanced level students. और teachers को assist कौन करता था? जो उनके बड़े students थे, जो advanced level पे आ चुके थे, जो higher learning ले रहे थे.
The second university we spoke about Takshashila or Takshila University, and now the second university which emerged as the center of learning for the world and one of the best in the world is Nalanda University. Nalanda, when Zhuan Zhang visited, was called Nala and was a center of higher learning in various subjects. So जब Zhuan Zhang ने visit किया तो उसको नालंदा को नाला कहा जाता था एंड वॉज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में हायर लर्निंग का सेंटर था वो. द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड. तो जो यूनिवर्सिटी है वो कई लर्नेड लोगों को अट्रैक्ट करती थी, उनकी अटेंशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज विद इन इंडिया as well as the world, as well as from other countries too. The Chinese scholars Ai Qing and Zhuan Zhang visited Nalanda in the 7th century CE. तो जो ये Chinese scholars हैं, Ai Qing and Zhuan Zhang, they visited Nalanda in the 7th century CE. They have given vivid accounts of Nalanda. तो vivid accounts कहते हैं बिल्कुल एविडेंट अकाउंट्स, रेफरेंसेस, रिकॉर्ड्स देते हैं वो नालंदा के बारे में आफ्टर विजिटिंग इट. दे हैव नोटेड दैट as many as 100 discourses happen on a daily basis in a variety of disciplines through the methods of debates and discussions. तो उन्होंने नोट किया, उन्होंने मेंशन भी किया है कि as many as 100 discourses. Discourses कहते हैं डिस्कशन या टॉक या कॉन्वर्जेशन को. तो ऑलमोस्ट 100 डिस्कशंस होते थे ऑन अ डेली बेसिस एवरी डे इन अ वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन्स, मतलब इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में, थ्रू द मेथड्स ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस. और कैसे होते थे डिबेट्स और डिस्कशंस? तो सोचिए, मतलब 100 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100 डिस्कशंस होते थे ऑन अ डेली बेसिस एंड दैट टू इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी. Zhuan Zhang himself became a student of Nalanda to study योग शास्त्र. तो जो Zhuan Zhang है वो खुद भी एक स्टूडेंट बन गया वहाँ पे, क्या सीखने के लिए? योग शास्त्र. He has mentioned that the chancellor of Nalanda, शिलाभद्रा, तो जो चांसलर थे, जो मेन मतलब प्रमोटर कह लीजिए या जो मेन हेड थे, हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, उनका नाम शिलाभद्रा था, वॉज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा. तो वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी थे योग में. द कोर्सेज ऑफ स्टडी offered by Nalanda University covered a wide range, almost the entire circle of knowledge then available. तो जो कोर्सेज ऑफर करती थी नालंदा यूनिवर्सिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स, वो बहुत वाइड रेंज को मतलब ऑफर करती थी, मतलब बहुत सारी उसमें एस्पेक्ट्स को कवर करती थी, ऑलमोस्ट द एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज. तो जितनी भी उसमें नॉलेज अवेलेबल थी उस टाइम पे, उस सबको कवर करते हुए वो कोर्सेज को ऑफर किया जाता था. Students at Nalanda studied the Vedas and were also trained in fine arts, medicine, mathematics, astronomy, politics and the art of warfare. तो जो स्टूडेंट्स थे उनको वेदास पढ़ाए जाते थे वहाँ पे, ठीक है. हमने 4 वेदास के बारे में बात की थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, राइट. और बाकी भी उनको ट्रेन किया जाता था फाइन आर्ट्स में. फाइन आर्ट्स मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. कभी आप विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पढ़िएगा, ठीक है. और किन किन चीज़ों में उनको ट्रेन किया जाता था? मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, पॉलिटिक्स में एंड द आर्ट ऑफ वॉरफेयर. वॉरफेयर कहते हैं एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन वॉर और कॉन्फ्लिक्ट. इन सब में उनको ट्रेन किया जाता था. The ancient Nalanda was a center of learning from the 5th century CE to 12th century CE. तो ये बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग बना बिटवीन 5th century common era to 12th century common era. Located in present day Rajgir, Bihar, India, Nalanda was one of the oldest universities of the world and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihara a World Heritage Site. तो इस टाइम पे अगर आप कभी नालंदा जाना चाहें, आई हैव बीन टू नालंदा. सो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, राइट. और उसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है उसके, एंड डिक्लेयर्ड द रूइंस ऑफ नालंदा महाविहारा. जो वहाँ पे महाविहारा है
उसको, उसके रिमेन्स को, रूइंस कहते हैं रिमेन्स को, उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है. The new Nalanda University is envisaged as a center of civilizational dialogue. तो अब जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, even I went there, it is seen as or predicted as or forecasted as envisaged, कहते हैं foresee, predict और forecast को. कैसे? A center of inter-civilizational dialogue. किसका सेंटर है? इंटर-सिविलाइजेशनल डायलॉग का मतलब a purposeful, respectful exchange of ideas, values, and tradition between different civilizations. The next heading is role of community. At that time, knowledge was considered sacred and no fee was charged. उस टाइम पे एंशियंट इंडिया में नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड, मीन्स होली, एंड कोई फीस नहीं ली जाती थी. Contributions towards education were considered the highest form of donation. So जो भी contributions होते थे एजुकेशन के लिए, they were considered as the highest form of donation. Donation is gift or present. All members of the society contributed in some form or the other. तो जितने भी members थे सोसाइटी के, समाज के लोग थे, वो अपने अपने फॉर्म्स में, अपने अपने तरीके से, अपने अपने वेज में कंट्रीब्यूट करते थे. फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्थी पेरेंट्स एंड सोसाइटी. तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट था, फाइनेंशियल इज टू डू विथ मनी, ठीक है. तो जो मनी पार्ट था, मॉनेटरी हेल्प थी, वो रिच मर्चेंट्स जो थे, रिच ट्रेडर्स जो थे, अमीर जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, वेल्थी पेरेंट्स जो बहुत पैसे वाले पेरेंट्स थे, एंड सोसाइटी की तरफ से आता था फाइनेंशियल सपोर्ट. बिसाइड्स गिफ्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, द यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड. तो एक तो गिफ्ट ऑफ बिल्डिंग्स आता था, मतलब बिल्डिंग्स बना के दी जाती थी यूनिवर्सिटीज़ को, उसके अलावा लैंड भी मिलता था उनको. दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगद्दला. तो यही जो फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन है वो प्रेवलेंट था, मतलब कॉमन था, यूजुअल था इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, राइट. तो अभी हम लोगों ने दो यूनिवर्सिटीज़ की बात की थी, तक्षशिला एंड नालंदा. और भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ में इसी टाइप से फ्री एजुकेशन मिलती थी, वल्लभी में, विक्रमशिला में एंड जगद्दला में. एट द सेम टाइम इन द साउथ ऑफ इंडिया, अग्रहाराज सर्व्ड एज सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. अब ये हमने बात की सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अग्रहाराज सर्व्ड एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. तो वहाँ पे अग्रहाराज थे जो कि थे सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, टीचिंग थे. साउथ इंडियन किंगडम्स also had other cultural institutions known as Ghatika and Brahmapuri. और भी कई जो वहाँ के किंगडम्स थे, वहाँ के जो एम्पायर्स थे, वहाँ पे और भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी थे जिन्हें घटिका एंड ब्रह्मपुरी कहते हैं. घटिका वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज. तो जो घटिका था वो सेंटर ऑफ लर्निंग था, किसके लिए? रिलीजन के लिए, राइट. और वो स्मॉल था, साइज में स्मॉल था. एंड अग्रहारा वॉज अ बिगर इंस्टीट्यूशन, अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नेड ब्राह्मण्स विद its own powers of government and was maintained by generous donations from the society. तो जो घटिका था वो तो छोटा था साइज में, and that was to do with religion mostly. जो अग्रहारा था, that was a bigger institution, bigger establishment था, a whole settlement of learned Brahmins. तो बहुत सारे स्कॉलर जो ब्राह्मण्स थे वो वहाँ पे रहते थे with its own powers of government. तो वो खुद गवर्न करते थे, सेल्फ गवर्नेंस था, वो कैसे चलाना चाहते थे. दे हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड वॉज मेंटेन्ड बाय जेनरस डोनेशंस फ्रॉम द सोसाइटी. और जेनरस का मतलब होता है शोइंग अ रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, आराम से, लिबरल. तो बहुत सारा डोनेशंस आता था सोसाइटी की तरफ से. टेम्पल्स, मठास, Jain Basadis and Buddhist viharas also existed as other sources of learning during this period. तो बहुत सारे जो टेम्पल्स थे, मठ थे, जैन के जो श्राइन्स थे और जो बुद्धिस्ट विहारास थे वो भी सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया. द नेक्स्ट हेडिंग इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. The Indian education system continued in the form of ashrams, in temples and as indigenous schools. तो
जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो कंटिन्यू कैसे हुआ, आश्रम्स दैट इज गुरुकुल्स जो हमने बात की थी, टेम्पल्स में, एंड एज इंडिजिनस स्कूल्स, इंडिजिनस मतलब डोमेस्टिक स्कूल्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड क्या है? मेडिवल पीरियड कहते हैं 476 AD से लेके अराउंड 1450 AD तक, राइट, उसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मकतबास एंड मदरसास बिकेम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में जो मकतबास थे और मदरसास और मकतबास जहाँ पे मुस्लिम्स पढ़ते हैं वो भी पार्ट बन गए एजुकेशन सिस्टम का। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, तो प्री कॉलोनियल पीरियड वो कहते हैं एरा इन अ रीजन्स हिस्ट्री, एक पर्टिकुलर रीजन के हिस्ट्री में बिफोर द अराइवल एंड डोमिनेशन ऑफ फॉरेन पावर। तो जब तक कोई बहुत बाहर से जो इन्वेडर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो आके हमें डोमिनेट नहीं करते हैं, हमारी पावर को सीज नहीं कर लेते हैं, उस पीरियड को प्री कॉलोनियल पीरियड कहते हैं हम लोग। इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया, तो जो डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम था वो स्ट्राइव हुआ इंडिया में। देयर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर। तो एक एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम क्या हुआ? स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, जहाँ पे हम जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं, पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स पढ़ते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो भी उसके भी रूट्स आने लगे थे, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश होने लग गए थे। दिस सिस्टम वॉज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। मगर यहाँ पर पढ़ाया क्या जाता था? रिलीजियस फॉर्म्स पढ़ाई जाती थी, स्पिरिचुअल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। टोल्स इन बंगाल, पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया, चतुष्पदीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो स्कूल्स थे, जो फॉर्मल स्कूल्स थे, इंडिजिनस स्कूल्स थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से एग्जिस्ट करते थे, राइट। लोकल रिसोर्सेज वाया डोनेशंस सपोर्टेड एजुकेशन। तो जो लोकल रिसोर्सेज थे वो कैसे इकट्ठे होते थे? वाया डोनेशंस, मतलब गिफ्ट्स और प्रेजेंट के थ्रू, that supported education. References in text and memoirs inform that villagers also supported education in southern India. तो जो references हैं, जो evidences दिए हुए हैं, जो mention किया हुआ है texts में and memoirs में, memoir कहते हैं a historical account or biography written from पर्सनल नॉलेज। तो किसी ने, मान लीजिए मैं नीसा घूमने आया, मैंने एक मेमोयर लिखा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, राइट, और माय बायोग्राफी, बेसिकली बेस्ड ऑन माय पर्सनल नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको मेमोयर कहते हैं। तो हमें पता चलता है जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि जो विलेजर्स भी थे, जो गांव वाले भी थे, उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट किया इन सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में। As we understand, the ancient education system of India focused on the holistic development of the students, both inner and outer self, thus preparing them for life. तो अब जब हमें पता है, हम समझ पाए हैं, जो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था वो किस पे फोकस करता था? ऑन द पेनोरामिक और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनर भी आउटर भी। और उनको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता था? प्रिपेयर देम फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए, जितने चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, स्ट्रगल्स, अपॉर्चुनिटीज, सबके लिए प्रिपेयर करता था। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड। तो एजुकेशन फ्री था मगर सेंट्रलाइज नहीं था, अंडर यूनिफाइड कंट्रोल नहीं था कि कोई एक सेंटर उसको कंट्रोल करे, ऐसा नहीं था, ठीक है। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। जो उसकी फाउंडेशन थी, ठीक है ना, वो कहाँ पे लेड थी, मतलब जो बेस था, इट वॉज पुट डाउन एंड दैट टू जेंटली इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस of India, thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspects of life holistically. तो जो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम था, दैट वाज सिंपली एम्फसाइजिंग एंड फोकसिंग ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते थे। Our present day education system has a lot to learn from the ancient education system of India. तो जो आज हमारा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसको बहुत कुछ सीखना है हमारे एंशियंट एजुकेशन सिस्टम से। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school.
इसीलिए बहुत सारा स्ट्रेस है, इम्पोर्टेंस दी जा रही है कनेक्टिंग लर्निंग टू द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल, कि जो हमारी आउटसाइड द क्लासरूम्स हैं उसकी लर्निंग के साथ भी उसको कनेक्ट किया जा रहा है. Today, educationists recognize the role and importance of multilingual and multicultural education. तो आजकल जो एजुकेशनिस्ट्स हैं वो क्या किस चीज़ का रोल एंड इम्पॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? मल्टीलिंगुअल इज टू डू विथ मेनी लैंग्वेजेस एंड मल्टी कल्चरल इज टू डू विथ मेनी कल्चर्स. तो जो अलग अलग कल्चर्स में एजुकेशन है, अलग अलग लैंग्वेजेस में एजुकेशन है, लर्निंग है, उसके ऊपर फोकस हो रहा है और उसको कनेक्ट करने की, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. देयर आर सिंसियर अटेम्प्ट्स बीइंग मेड, thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with contemporary learning. और इसमें कोशिश क्या किया जा रहा है? टू कनेक्ट द एंशियंट सिस्टम, जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम था, जो नॉलेज सिस्टम था, विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग. कंटेम्प्रेरी कहते हैं मॉडर्न को करेंट. तो जो हमारी करेंट लर्निंग है, जो मॉडर्न लर्निंग है, उसके साथ जो एंशियंट हमारा नॉलेज सिस्टम रहा है, उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहे हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. So that was all about this particular chapter titled Ancient Education System in India. And I'm sure you must have learned volumes about the principles, the beliefs, the education system on the whole in ancient India. And now we have come to comprehension check. The first question is, where did nuns and monks receive their education? Nuns and monks received their education in monasteries or viharas. Question 2 is, what is Panini famous for? So Panini is known as an expert in language and grammar. He has authored one of the greatest works on grammar called Ashtadhyayi. Question 3 is, which university did Zhuang Zhang and Ai Qing study at? So they studied at Nalanda University. Which subject did Zhuang Zhang study in India? Zhuang Zhang studied Yoga Shastra in India. Question 5 is, how did society help in the education of the students? So all the members of the society contributed towards education in some form or the other. Financial support came from rich merchants, wealthy parents and society. Besides gifts of buildings, the universities received gifts of land. We have now come to the questions under the section exercise. And the first question is, which salient features of the ancient education system of India made it globally renowned? So what were the main characteristics that made the educational practices in ancient India highly famous across the world, right? So you must understand the approach of the gurus, the sages, was on holistic development, right? It was to do with all the aspects of life. And let us look at the answer. We have already discussed it in one of the previous pages as well in greater detail. Our ancient education system focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. The system focused on the moral, physical, spiritual, and intellectual aspects of life. It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance, and respect for all creations. It focused both on learning and physical development. In other words, the emphasis was on healthy mind and healthy body. Coming to question 2, why do you think students from other countries came to India to study at that time? Many monasteries, viharas were set up for monks and nuns to meditate, debate, and discuss with the learned for their quest for knowledge during this period. Around these viharas, other educational centers of higher learning developed. This attracted students from other countries to India to study at that time. Coming to question 3, why is education considered a way of life? Education is considered a way of life as it gives us knowledge about the world around us. It develops a perspective of how we look at life. It makes us capable of building opinions. It also helps us learn lessons of life, right? At the same time, it provides us a meaning and a purpose, right? Very important. Coming to question 4, what do you understand by holistic education?
Holistic education focuses on the development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. It also focuses on the moral, physical, spiritual, and intellectual aspects of life. It emphasizes on values such as humility, truthfulness, discipline, self reliance, and respect for all creations. Question 5 is, why do you think Takshashila and Nalanda have been declared heritage sites? Takshashila and Nalanda have been declared heritage sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO because these universities were considered among the best centers of learning in the world in the ancient time. This is an image of a twisted and coiled worm from the chapter Jalebis. I mispronounced the word worm as worm. The spelling is WORM, and this is the position of being coiled and twisted. So with the completion of this video, we have come on the verge of ending our learning journey before our board examination of grade 8th. I extend my best wishes to all of you, and they are always with you. Now there's going to be just one more video that is on the title, that is Hum Prithvi Ki Santan, a Hindi chapter only for reading. I have prepared it only for your practical and better understanding. So my best wishes and blessings are always with you, with lots of love, and I'm sure you are bound to do wonders. God bless you all.